जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज काफी सारे और भी कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले आप बच्चों हेडिंग डालिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? वो बहुत ही इजी एक मेथड होता है, उसको हम यूज करते हैं। बस उस मेथड में एक जगह प्रॉब्लम आती है, वहां आप गलती कर बैठते हैं, तो वो पॉइंट्स मेरे को समझाने पड़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपके सामने, लेट्स से 7 माइनस 24i। मेरे को कहा मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 24i। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो पूरा आप लिख सकते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 24i। तो मैंने स्क्वायर रूट पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 24i। तो बच्चों अगर मैंने बताया कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो बच्चों हमने किसका रिजल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है x प्लस आई वाई, या आप अपने आप से a प्लस आई बी जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, जहां बच्चों x और y रियल नंबर्स होते हैं। अब बच्चों जो मैंने कल आपको सिखाया था उसको आप यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो बच्चों जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग आएगी तो ये होगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और जब बच्चों उसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ तक बच्चों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया 7 माइनस 24y इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। अब बच्चों जो कल के लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर है। ये इन दोनों के रियल पार्ट अभी मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये दोनों के रियल पार्ट, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसका 7 है। तो आप इसको दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2xy इज इक्वल टू माइनस 24। ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों ये सब बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अभी हमने कुछ भी नया काम नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशंस को कंपेयर किया है क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, उनके रियल पार्ट इक्वल कर दिए, उनके इमेजिनरी पार्ट हमने इक्वल कर दिए। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें जो सेकंड इक्वेशन है उसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो सेकंड इक्वेशन बच्चों सिंप्लीफाई होकर के क्या बनती है ये देखिए, ये बन जाएगी xy इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सेकंड नंबर नाम दीजिए और इसमें देखिए खास बात छिपी हुई है कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। x और y का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जब आप बच्चों यहाँ पे x और y के पेयर्स निकालेंगे ना तो पेयर्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर x आप पॉजिटिव लेंगे तो y आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और यदि y आप पॉजिटिव लेंगे तो आपको x नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा केस नहीं लेंगे जिसमें x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, या x भी पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो। तो ऐसे केस में उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका -12 नहीं आ पाएगा। तो बच्चों मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं वो पॉइंट यही है कि xy का जो प्रोडक्ट है वो -12 है। इसका मतलब आप जो भी सॉल्व करने पर पेयर लेंगे उसमें x और y एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये बात आपको खासा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, वह लोग यहाँ पर गलत पेयर्स निकाल करके हमको बताने लगते हैं। अब बच्चों आपके पास छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन हो तो आप डिफरेंस ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अलग अलग रूट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 है तो बच्चों आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे बच्चों माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग से आएगा और हमें प्लस चाहिए क्योंकि बगल में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसमें 4ab ऐड कर देते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्वेशन यानी क्वेश्चन आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पे यूज करना पड़ता है कि अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स, जैसे छोटी क्लासेस में डिफरेंस ऑफ रूट्स होता था, वैसे आप सम ऑफ रूट्स निकाल देते थे, वैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, आप इसी तरीके से सॉल्व करें। अगर आप इसको बिना यूज किए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप इसको यूज करके ही सॉल्व करें। अब बच्चों, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर, ये 49 हो गया। और बच्चों आपके पास 2xy माइनस 24 है, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे 2y में तो आपके पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। और 24 का स्क्वायर होता है 576, माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे तो ये 625 आ रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 625 है। दैट मीन्स आपके पास x दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 आएगा। प्लस माइनस 25 में आप क्या लेंगे, सिर्फ प्लस 25 लेंगे, माइनस 25 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x और y के स्क्वायर्स का सम है और दो स्क्वायर्स का सम बच्चों कभी भी मिनिमम वैल्यू जो लेता है वो 0 वैल्यू लेता है, नेगेटिव तो कभी लेता ही नहीं है। अच्छा ध्यान से सुनिए, x और y क्या है, रियल है। अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका जो सम होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब या जीरो से बड़ा होगा। तो माइनस 25 तो कभी नहीं हो सकता ना। तो आप इस केस में क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में हम माइनस 25 नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास बच्चों फाइनली ये थर्ड इक्वेशन बनकर के आ गई जिसको आप यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन अभी आपने और बनाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बच्चों दो इक्वेशन है, ये बहुत ही इजी इक्वेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सॉल्व करिए, एक के नीचे एक जैसे आप लिखती है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे एक बार ऐड कर लीजिए, ऐड करके फिर वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, y आ जाएगा। तो बच्चों जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर एक बार एक्स स्क्वायर आपका 16 आ रहा है और एक बार वाई स्क्वायर आपका 9 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसा आ रहा है। बच्चों अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा, वाई क्या होगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो बच्चों देखो यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पेयर्स लें एक्स वाई के। तो बच्चों आपको वही पेयर्स लेने हैं जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर होगा, अगर आप x4 लेंगे तो y माइनस 3 लेंगे और अगर x माइनस 4 लेंगे तो y प्लस 3 लेंगे। तो बच्चों ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या निकालना था, आपको स्क्वायर रूट निकालना था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये था और ये किसके इक्वल था, x प्लस आई वाई के। तो बेटो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक x प्लस आई वाई ये भी हो सकता है और एक x प्लस आई वाई ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो कंबाइन करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ये, या आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर निकालने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, तो जो फाइनल आंसर है उसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको स्क्वायर रूट निकालना था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या है 4 माइनस 3i या माइनस 4 प्लस 3i, ये बच्चों आपके आंसर है। तो बच्चों आपने देखा होगा क्वेश्चन करते समय बहुत ही दो मेन कंसेप्ट आपके सामने आए हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव था, उस बात को आपने ध्यान दिया, और अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया सम ऑफ रूट्स को किस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया और अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी निकाल करके लग दिया। तो बच्चों अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इस क्वेश्चन करने का मेथड क्लियर हो गया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको क्लियर ना हुआ हो।
तो बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, मैंने दिया है -15 -8i, इस टाइप से दे दिया। बाकी बच्चों कोई भी आ सकता है, आपको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या निकालना है आपको, उसका आंसर निकालना है। तो वही स्ट्रेटेजी आप यूज करिए, कोई और स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कोई और फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है फॉर्मूले लर्न ही ना हो। तो बच्चों जैसा कि आपने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा -15 -8i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और उसको आप खोलने में माहिर हो गए हैं, अभी आपने खोला था, ये उसका रियल पार्ट था और ये उसका इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर? और जिनको समझ में आ गया है वो आंसर मेरे से जल्दी निकाल के दिखाएं और मेरे को बताएं क्या आंसर आ रहा है। मैं खुद धीरे धीरे कर रहा हूं और जिनका निकला है वो मेरे से जल्दी आंसर हमको निकाल के बताएं। तो ये हो गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और बच्चों ये आपकी हो गई 2xy इज इक्वल टू -8। अब बच्चों यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ध्यान से देखिए बच्चों, xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। क्या है, xy इज इक्वल टू -4। क्या रहा है, xy इज इक्वल टू -4। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों वही काम फिर से आपको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों इसको धीरे धीरे आप सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यानी कि -15 का स्क्वायर यानी कि 225, और 2xy -8 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 289। तो बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन दो स्क्वायर्स का सम में पॉजिटिव होगा तो आप -17 नहीं लेंगे, आप +17 लेंगे। तो बच्चों आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन के आ गई हैं। अब इनको एक के नीचे आप एक लिख दीजिए, यानी एक इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन बच्चों आपकी ये है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है बच्चों। इसको आप सॉल्व करिए अपने हिसाब से, आप सॉल्व करिए जैसे भी आप सॉल्व करना जानते हैं। एक बार ऐड कर लीजिए या वैल्यू पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपका एक्स स्क्वायर आएगा 1 और वाई स्क्वायर आएगा आपका 60। दैट मीन्स एक्स आपका आ रहा +-1 और वाई आ रहा आपका +-4। तो बच्चों आपके पेयर्स क्या बनेंगे, x1 होगा तो y -4 होगा, x -1 होगा तो y 4 होगा। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइदर 1 - 4i, आइदर -1 + 4। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको और भी करके दिखा दिया और ये मैंने उसका आंसर हाईलाइट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेधड़क, आप इसके सॉल्यूशन फिर से देख सकते हैं। हमने कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लगाया है, हमने जो पढ़ाया बस वही आपको सिखाया। तो यहां तक सभी बच्चों को हमारी बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ। बच्चों नेक्स्ट स्टैंडर्ड मैंने कल आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कल बच्चों आपको प्रूफ करके बताया था कि मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है। तो बच्चों यहाँ से मैंने आपको 1/z की वैल्यू निकाल के बताई थी। 1/z क्या होता है, तो आपने बताया था z बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। और बच्चों 1/z को कहते हैं z इनवर्स, और मैंने आपको क्या बताया था नाम, z इनवर्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये बच्चों कल मैंने आपको बताया था। अब बच्चों इस पे एक क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से एग्जाम में आता है, फाइंड द multiplicative, find the multiplicative inverse of complex number।
कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत ही इजी में दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों आपका 4 - 3i, ये है बच्चों कॉम्प्लेक्स। इसका बच्चों आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इसको आप लिख लीजिए, ये z। अगर बच्चों आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने क्या बताया, वो होता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z बार, z का स्क्वायर। तो बच्चों z बार क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। मतलब अगर z में जहां जहां i है उसको -i से रिप्लेस करेंगे तो आपका z बार बन जाएगा, और -i से रिप्लेस करेंगे तो z बार आपका बन जाएगा 4 + 3i। और बच्चों मॉड z आप निकालना चाहते हैं तो वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा। तो बच्चों ये कितना आया, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है। और बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों मैं आपका आंसर लिखने जा रहा हूँ, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 + 3i अपॉन मॉड z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो बच्चों आपका आंसर फाइनल आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25i। तो बच्चों इस तरीके से आंसर लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा आपका a + ib। आपको हमेशा इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल मैंने आपको टफ करके नहीं बताया, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूं बच्चों। जैसे आपके पास बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता है बच्चों। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 है आपका 2 - i, और बच्चों z2 है आपका -2 + i। तो बच्चों z1 है आपका 2 - i, z2 है -2 + i। आपको बच्चों फाइंड करना है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 होल डिवाइड बाय z1 बार, ये निकालना। यह आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट है आपको निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 बार, ये निकालना। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, आप ये समझिए ऐसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सीधा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो लोग देख के पहले समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। तो बच्चों बाहर जो आरी लिखा है इसका मतलब होता है रियल, यानी आप पहले क्या करिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z1 z2 अपॉन z1 बार, पहले इसको निकाल लीजिए, और ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और उसका फिर आप रियल पार्ट लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इस तरह से करना होता है। सिमिलरली बच्चों अगर बाहर im लिखा हो तो उसका मतलब इमेजिनरी होता है। इसका मतलब आपको ये जो ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है, ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो बच्चों z1 क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है बच्चों z1 z2 अपॉन z1 बार, निकालिए। तो कहोगे सर ये आपका हो गया z1, ये आपका हो गया z2, और सर नीचे है z1 बार, यानी कि i को -i से रिप्लेस कर। अब बच्चों ये तो आप सिंप्लीफाई आराम से अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। 2 × 2 = 4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 + i। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया -4 i स्क्वायर बच्चों -1 होता है, -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस 4i होल डिवाइड बाय 2 + i। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 4i अपॉन 2 + i। तो बच्चों ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, और मैंने आपको बताया था इसको a + ib के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सीखा भी था। कैसे बताया था, इसको कंपेयर करेंगे किससे, a + ib अपॉन c + id से। क्या आंसर बताया था, मैंने बताया था ac + bd अपॉन c² + d² + i टाइम्स
बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बच्चों एक बार में कन्वर्ट कर लिया ना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कल वाले स्टैंडर्ड को आप लर्न कर लीजिए, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा कन्वर्ट करने में ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया -6 + 4 कितना हुआ -2, नीचे 5 हो गया प्लस आई टाइम्स बच्चों ये हो गया 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, 11/5। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था रियल पार्ट। क्या पूछा गया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो बच्चों इसका रियल पार्ट क्या है -2/5। तो बच्चों इसका एक पार्ट का आंसर तो निकल आया। सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पे ध्यान दें, ना समझ में आ रहा है तो पूछें। ये देखिए मैंने एक पार्ट का आंसर आपका निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं दूसरे पार्ट का आंसर निकाल रहा हूं, उसके पहले आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 1/Z1 बार। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा है ऊपर, देखिए 1/Z1 बार, ये है बच्चों। तो आप कहेंगे सर कल आपने स्टैंडर्ड बताया था कि मॉड जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, तो सर मॉड Z1 का स्क्वायर क्या होगा, मॉड Z1 का स्क्वायर होगा Z1 इंटू Z1 बार। तो उसको सर मॉड Z1 का स्क्वायर लिख देते हैं। यस आप लिख सकते हैं। और सर मॉड Z1 कितना होगा वो आप निकाल लीजिए, Z1 क्या है तो मॉड Z1 निकाल सकते हैं। तो सर मॉड Z1 कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √5 है मॉड Z1, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर होगा उसका 5, ठीक है। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पास तो सिर्फ रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट तो आया ही नहीं है, वो क्या है 0। तो बच्चों हमें क्या निकालना था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको लग रहा है मैं रुकूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करूं, तो मैं होल्ड कर लेता हूं, पहले आप देख लो आराम से, मैं वेट कर ले रहा हूं अभी। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ Z1 = 2 - I, Z2 = 1 + I। ध्यान से देखिए आपके पास Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड मॉड। मॉड के अंदर है Z1 + Z2 + 1 होल डिवाइडेड बाय Z1 - Z2 + I। ये निकालना है बच्चों। देखिए Z1 + Z2 + 1 होल डिवाइड बाय Z1 - Z2 + I। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे Z1 + Z2 + 1, इसको निकालिए, ठीक है। तो Z1 क्या है 2 - I, Z2 क्या है 1 + I + 1। तो ये कितना हो गया बच्चों 2 + 3 + 1 यानी कि 4, और -I से +I कैंसिल हो गया। अब निकालना है बच्चों Z1 - Z2 + I। तो बच्चों ये हो गया Z1 - Z2 + I। ये कितना हो गया बच्चों 2 - 1 हो गया 1, और एक I से एक I कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा -I। तो बच्चों ये तो ये बचा। तो ओवरऑल मिलाकर के बच्चों आपको जो एक्सप्रेशन गिवन था वो क्या है Z1 + Z2 + 1 होल डिवाइड बाय Z1 - Z2 + I। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ऊपर वाला 4 है और नीचे वाला 1 - I है, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, याद है आपको, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मॉड Z1 अपॉन Z2 लिखा हो तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 में, प्रोवाइडेड आपका मॉड Z2 क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। याद है कल मैंने आपको दिखाया था, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 - I का मॉडुलस। और बच्चों 4 का मॉडुलस तो 4 ही होगा,
क्योंकि अगर -4 का मॉडुलस होता तो भी 4 होता, 4 का मॉडुलस है तो भी 4 होगा, और 1 - i का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, आंसर इज 4/रूट, आंसर इज 4/रूट। अभी मैं रुका हुआ हूँ, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है वो आराम से मेरे से पूछ सकता है, मैं बिल्कुल रुका हुआ हूँ अभी भी। तो बच्चों हम लोग आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी मैं रुका हुआ हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें भाई। अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो हम आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके समझ जाते हैं, लेकिन अभी तो हम आपका चेहरा देख ही नहीं पा रहे ना एक्सप्रेशन मेरे को आपके पता है, तो आपको बताना पड़ेगा मुंह से कि सर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो दोबारा बता दीजिए, तो मैं दोबारा बता दूंगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्लास आगे कंटिन्यू हो रही है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, क्लास आगे कंटिन्यू हो गई क्लास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बच्चों हम लोग अगले स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो स्टैंडर्ड आप सीख लीजिए तो आपसे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, देखिए हेडिंग डालिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जैसे बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री में पोलर फॉर्म देखा है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पोलर फॉर्म होता है। ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़ी हो, कोई बात नहीं। तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो हेडिंग डाल दीजिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जैसे देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, z = x + iy। इसको देखो हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत छोटा सा तरीका होता है। आप क्या करिए, अंडर रूट ऑफ x² + y² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अंडर रूट ऑफ x² + y² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये बच जाएगा x² + y² into bracket x upon under root of x² + y² plus I times y upon under root of x² + y²। ये बन गया बच्चों। उसके बाद बच्चों हम एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। बगल में ऐसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए उसको। तो ये बच्चों y होता है, ये x होता है, ये अंडर रूट ऑफ x² + y² होता है, और ये थीटा होता है। इस तरह से मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? ट्रायंगल डिफाइन कर दिया। तो ट्रायंगल डिफाइन करने के बाद अब हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल में कि जो cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो साइन थीटा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बच्चों जो tan थीटा है वो है y अपॉन x, और अगर हम यहां से थीटा निकालेंगे वो होता है tan इनवर्स y/x। ठीक, अब बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों आपने जो लिखा है ना z = अंडर रूट ऑफ x² + y² और ब्रैकेट में x अपॉन, तो उसकी जगह आप लिख दीजिए आप cos थीटा, और इसकी जगह आप लिख दीजिए sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर बचा है थीटा को क्या कहते हैं? थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। जो थीटा होता है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। तो आपको बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंगल होता है उसको आर्ग्यूमेंट के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है ना? अगर हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का tan थीटा से थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल। ये आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। पहले तो आप इस तरह से ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए और लिख दीजिए दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। और इस एंगल की प्रॉपर्टी होती है, इस एंगल को हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो यहां पे लिख लीजिए वेयर थीटा is known as is called is known as principal argument of Z, principal argument of Z। और अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे तो वो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो लाई करता है माइनस पाई से प्लस पाई, जहां पे पाई पे इक्वालिटी लगी है लेकिन दूसरे माइनस पाई पे इक्वालिटी नहीं लगी है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये बड़ी ही स्पेसिफाइड बात है कि आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें थीटा पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, थीटा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करेगा। यानी अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो थीटा होगा उस पर रेस्ट्रिक्शन होगी, वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। अदरवाइज आपने कोई और थीटा निकाल के डाल दिया तो वो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गलत माना जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर हम कोई एंगल निकालते हैं और मान लो वो इस इंटरवल में नहीं लाई करता है तो हम उसको इस इंटरवल में लाने की कोशिश करते हैं, पाई सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके, तो वो कोशिश करते हैं, तब वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनता है। अब इसके क्या कंसेप्ट्स और होते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन जल्दी कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए, क्वेश्चन तो जल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर आपको मैंने कल बताया था कि इस प्लेन को कहते हैं आर्गन प्लेन। क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन। इसमें ये होती है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ कार्टेशियन प्लेन नहीं होता है, आर्गन प्लेन कहते हैं इसको। इसमें एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस होती है। अगेन ये ओरिजिन है आपका। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब बच्चों हम आपको सिखा देते हैं कि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या एल्गोरिथम फॉलो करनी होगी, किस तरह से आप निकालेंगे। तो बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब आप निकालेंगे तो यहां पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपका क्या होगा, जब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आई वाई है उसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो इस केस में आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ठीक। और यदि आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जब आपका x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में जो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ये होगा। तो यानी आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके अगर आप याद रखेंगे तो आप फटाफट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, वरना आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी और आपको टाइम लग जाएगा उसको कन्वर्ट करने में। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा। और बच्चों अगेन अगेन आपके पास अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो,
x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो। तो ये वाला केस हम आपको बता चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं x नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो। ऐसे केस में आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा यानी कि जो थीटा होगा वो होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाय x, ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। मैं दो दो बार लिख रहा हूं, क्वाड्रेंट में भी लिख रहा हूं और अलग से भी लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और बच्चों अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह की प्रॉपर्टी है कि उसका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय x। अब इतना लिखने के बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसका x तो पॉजिटिव है लेकिन y जीरो है, या y तो पॉजिटिव है लेकिन x जीरो है, या y नेगेटिव है x जीरो है, x नेगेटिव है y जीरो है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। उसके लिए मैं नीचे स्पेशल बना के लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रेड मार्क से दिखा रहा हूं। अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो उसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, उसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या होगा उसका 0 डिग्री, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 अगर वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है। नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो भी थीटा होगा वो पाई हो जाएगा, और हो सकता है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। तो ऐसे केस में उसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा, और हो सकता है नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करे। तो ऐसे केस में उसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे क्या होगा। मैं उस बात को अलग से ले रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और क्लास छोड़िएगा नहीं। मेरे को आप देख नहीं रहे, अगर आपने क्लास छोड़ दिया तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, अगली क्लास में आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, इफ थीटा लाइज ऑन, या इफ z लाइज ऑन, इस तरह से लिखिए, इफ z लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इफ z लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई होगा। इफ z लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। इफ z लाइज ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। तो बच्चों ये बातें आपको ध्यान देनी होगी कि किस तरह से हम इस पे ध्यान दें। अब बच्चों हम 1 मिनट के लिए अभी यहाँ पे लेक्चर रोक दे रहे हैं, पहले आप देख लो कि मैंने क्या आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं, और अगर आप इस ग्राफ को ही डायरेक्टली लर्न कर लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ पोलर फॉर्म, चलिए बच्चों हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ पोलर फॉर्म। देखिए बच्चों बहुत ही आसान होता है, शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन फिर आपको सब इजी लगने लगेगा। तो देखिए बच्चों किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान दे दिया और उसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हूं। जैसे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दे दिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, इसको करना है कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो पोलर फॉर्म क्या होता है, वो होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये बताया था। जहां पर आप थोड़े से इसको सही ढंग से लिख लीजिए, तो ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड, ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और जहां पे बच्चों थोड़ा और ढंग से लिख लीजिए, जो थीटा होता है वो होता है टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। और थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और स्पेशल रिस्ट्रिक्शन के साथ होगा तो उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होता है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, और आपको ये बातें सब ध्यान देनी होगी कि हम किस तरह से इसको करते चले जा रहे हैं। अब बच्चों इसी स्टैंडर्ड को हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे और क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन में पहली बार हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने दिया है वो 1 प्लस आई रूट 3 है, मतलब उसका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो आपको बच्चों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। मॉड वाई बाय एक्स का बच्चों मतलब ये होता है कि वाई और एक्स कुछ भी हो, आप उसको कंसिडर पॉजिटिव ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे y यहाँ पे क्या है रूट 3, x क्या है 1, तो बच्चों ये थीटा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रूट 3 क्या होता है, रूट 3 होता है 10 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिख देते हैं 180/3। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, रेडियंस में लिखिए 180/3 यानी पाई/3। तो बच्चों आपका थीटा क्या आ गया, ये हो गया पाई/3 हो गया। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, थीटा आपका पाई/3 आ गया। क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया, थीटा आप निकाल चुके हैं। मॉडुलस ऑफ जेड तो आप निकालना जानते ही हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, जिसको आप 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका आंसर तो देखिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तुरंत निकल आया। क्या आपका आंसर आया, देखिए ये आया जेड इज इक्वल टू मॉड जेड टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आ गया बच्चों पोलर फॉर्म। ये देखो कितना आसान है, जिसको आप बहुत टफ समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, अदर क्वाड्रेंट्स में थोड़ा याद रखना पड़ता है कि अदर क्वाड्रेंट्स में क्या है क्या नहीं है ना। तो हम लोग और करते हैं आगे, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z है बच्चों -2 प्लस 2i रूट 3। देखिए बच्चों z है आपका -2 प्लस 2i रूट 3। बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अब बदल दिया है, आपको ध्यान देना होगा, स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो बच्चों उसका थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो थीटा होता है इसका पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो बच्चों y की जगह क्या है 2 रूट 3, x की जगह क्या है -2। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था मॉड लगा है, इसलिए आप माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है अभी बताया, tan 60 डिग्री यानी पाई/3। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया पाई माइनस पाई/3, और पाई माइनस पाई/3 क्या होता है 2 पाई/3। तो देखो बच्चों आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो निकाल लिया, अब बच्चों इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर, ये तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर 4। और मॉडुलस ऑफ z पॉजिटिव होता है, इसलिए -4 आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों आपका हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा क्या है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में उसको किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों आपको बेहद आसान लग रहा होगा, अगर आपने पीछे अभी ध्यान से देखा होगा कि हर क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखवाया। बोल भाई बच्चों समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े या हम रुक जाते हैं, आप पहले देख लो,
आप पीछे अपने नोट से चेक कर लो। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। आपके पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, आपको फिर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। अगर कभी कभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहता है, कभी कभी यही कहता है कि सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ या तो सिर्फ इसका मॉडुलस बताओ, तब आप अलग अलग बता सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये a+ib के फॉर्म में पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों a+ib के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। बताया था ना मैंने, इसको किससे लिखते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयरिंग करते हैं। वो होता है a+ib अपॉन c+id। तो बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो कैसे आएगा इसका आंसर, चलिए करिए। ac + bd अपॉन c² + d² प्लस i टाइम्स bc माइनस ad अपॉन c² + d²। देखो किसको नहीं समझ में आया, ये हो गया 1 - 6 अपॉन 9 + 1 10 प्लस i टाइम्स 2 + 3 कितना हुआ, 2 + 3 5 अपॉन 10। तो ये बच्चों आया -5/10, यानी कि -1/2 प्लस i टाइम्स +1/2, ये आ गया। तो बच्चों चलो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पहले निकाल लेते हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, होगा पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x। ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x। y की जगह क्या है हाफ, x की जगह -½ माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, माइनस का कोई असर नहीं होगा, सिर्फ ये 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो ये बचेगा पाई माइनस tan इनवर्स 1, और 1 को क्या लिखते हैं आप, tan 45। 45 का मतलब π/4, 180/4। तो बच्चे ये क्या आ गया, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। और मॉडुलस तो आप निकाल ही सकते हैं, वो आपके बाएं हाथ का काम है। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कितना हुआ ये 1/4 प्लस 1/4 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, √1 1 होता है, यानी 1/√2। बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया एक झटके में। क्या होगा पोलर फॉर्म, होगा z = mod z टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है बच्चों, हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो आप कहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप करके चेक करो। समझ में आया है तो मैं दूं क्वेश्चन। ओके, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आंसर कौन बताता है। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है आपका -√3 - i कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म, ये करिए। बाकी आपके पास घर पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आप जरूर ट्राई करिएगा, आरटी भी आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। तो z = क्या है, ये -√3 - i। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, आप मॉडुलस ऑफ z निकाल लीजिए। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया। अब बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये बच्चों देखो ध्यान से, ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, वो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -π प्लस tan इनवर्स mod y/x, ये होता है।
तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। y की जगह क्या है -1, x की जगह क्या है -√3। माइनस का तो वैसे भी कोई यूज नहीं है, तो ये tan में बेटा कौन सा एंगल होता है, tan में एंगल होता है 1/√3, यानी हो गया tan 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, तो हो गया -पाई प्लस π/6। कितना है ये -6 पाई प्लस पाई, यानी हो गया है -5 π/6। ये आया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आंसर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, देखो आपका आंसर हो गया z इज इक्वल टू मॉड z टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है बच्चों आंसर। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि cos माइनस को खा जाता है, लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस को नहीं खा सकता है। इसलिए आप इस आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हो, 2 टाइम्स ब्रैकेट में cos 5π/6 माइनस आई साइन 5π/6, मतलब माइनस साइन का बाहर निकल गया और cos खा गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आंसर। तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने कर दिया आपका ये भी क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन को आराम से देख लो। ओके, मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो सर। तो मैं इस क्वेश्चन का, हाँ बेटा बताइए। सर आ गया सर, पर पता नहीं कि सही है कि नहीं। ओके, मैं आंसर लिख ले रहा हूँ, आप लोग मैच कर लो आंसर, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं आंसर लिख लेता हूँ, वेट करो। इसका आंसर है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा a+ib में। पहले आपको तो ये काम करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इसको कन्वर्ट करोगे a+ib में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -1 + i, ठीक है। फिर जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे तो वो √2 आएगा, और जब बचा इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। तो बेटा आपका जो आंसर हुआ वो हुआ √2 टाइम्स ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अब आप चेक कर लीजिए आपका आंसर आया कि नहीं आया। यह है इसका आंसर। तो सबसे पहले आप इसको a+ib में कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे तो शायद ये -1 + i आ रहा है, उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट और है। जैसे आपके पास बच्चों क्या हो सकता है, एक और चीज भी पूछी जा सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेडिंग डाल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ होता ही नहीं है, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन जस्ट आपको एक बार पता होना चाहिए। हेडिंग डालिए सभी आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे बच्चों किसी ने लिख दिया सॉल्व x² + 2 = 0, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखेंगे, x² = -2, दैट मीन्स x = √(-2), ऐसे तो लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, जैसे x² = 4 होता है, जैसे x² = 4 होता है तो x आप क्या लिखते हैं +-2, तो x² अगर -2 है तो आप x क्या लिखेंगे, x आप लिखेंगे ±√(-2), ऐसे तो लिखेंगे। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो √(-2) होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × -1 लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और बेटा √-1 मैंने आपको बताया, उसको आप i लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या आया, अगर आप उसको सही ढंग से यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें तो आएगा ±√2i। बस आपको √(-1) को i लिखना होता है, आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक दो क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेट्स से मैंने आपको और दे दिया x² + x + 1 = 0।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे A1 है, B1 है, C1 है, फिर आप इसका D निकालेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो D इसका नेगेटिव आएगा। D होता है B² माइनस 4AC, वैल्यू डालेंगे तो ये -3 आ जाएगा। फिर आप रूट्स लिखेंगे, रूट्स होते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC अपॉन 2a, ऐसे ही लिखते हैं आप। तो आपके दो रूट्स अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करेंगे तो बच्चों जो रूट ऑफ -3 है इसको आप लिखेंगे अपने मन में 3 इंटू -1, और ये हो जाएगा √3 इंटू √-1, दैट मीन्स ये हो जाएगा √3i। क्या बन जाएगा, √3i होल डिवाइड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो बच्चों आपका फिर से क्वेश्चन आ गया, आपके दो x है, अलग अलग लिखना चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। एक होगा -1 प्लस √3i और दूसरा होगा -1 माइनस √3i बाय। तो बच्चों ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट जो यहाँ पर यूज होता है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई है। तो बच्चों ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट। आप चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करके चेक कर लो। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व, ऐसे एग्जाम में लिख के आता है, सॉल्व √5 x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिए। यहां पर मैंने आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कहा था, तो आप अब तक आंसर निकाल चुके होंगे। √5x² प्लस x प्लस √5 इक्वल टू 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा -1 प्लस माइनस अंडर √19i अपॉन 2√5। और बच्चों अगले टर्न पे जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और होमवर्क में मैंने आपको ये क्वेश्चन जरूर दिया है, आपके स्कूल में जरूर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको जरूर करिएगा। और फिर हम लोग उसी के आगे जहां से पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, वहीं से हम लोग कंटिन्यू वापस स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों ये मैंने होमवर्क में क्वेश्चन आपको दे दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी है, आप क्लास लीव कर सकते हैं आराम से।